जय हिंद जय भारत। क्या हाल आप सभी की, उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पे मौज काटे हैं। तो देखिए इंडियंस जो है अमेरिका काफ़ी ज़्यादा जाते थे। आपको तो पता है कि अमेरिका में इंडियन डायस्पोरा कितना ज़्यादा मजबूत है। कई सारे संगठन उन्होंने बना लिए हैं और अब तो यहाँ पर जब भी चुनाव होते हैं ना तो इंडियन डायस्पोरा का ख़ास तौर से ख्याल रखा जाता है। लेकिन आपको यहाँ पर ये पता होनी चाहिए कि इंडियंस जो है वहाँ पर प्रोफेशनल काम करने के लिए काफ़ी ज़्यादा जाते हैं और उसमें भी यहाँ पर H1B वीज़ा जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। और वो जो वीज़ा है वो यहाँ पर ऐसा काम करता है कि किसी के पास अगर टैलेंट है तो वो उस वीज़ा के दम पर अमेरिका में एंट्री कर सकता है और अमेरिका में यहाँ पर काम कर सकता है। और इससे यहाँ पर जो है ना जो इंडियंस प्रोफेशनल्स थे उन्होंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाया है। जितना भी यहाँ पर H1B वीज़ा इशू किया जाता है तो उसमें 75% के आसपास इंडियंस जाते हैं, बाकी के चाइनीज़ जाते हैं दूसरे नंबर पर, और फिर बाद में दूसरे जो देशों के प्रोफेशनल जैसे कि पाकिस्तानी है, UAE के या फिर यूरोपियन देशों के जो प्रोफेशनल्स हैं वो वहाँ पर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उन्होंने यहाँ पर इस वीज़ा के ऊपर फ़ीस लगा दी है। अब देखिए फ़ीस यहाँ पर ये है $1,00,000। $1 यहाँ पर कितने का है? 88 रुपये या 89 रुपये का $1 है। तो यानी कि यहाँ पर तकरीबन अगर एक इंडियंस को अमेरिका में जाना है, वहाँ पर काम करना है, या तो उसको पे करना पड़ेगा या फिर वो कंपनी को पे करना पड़ेगा जो उसको एम्प्लॉय में रख रही है। यानी कि यहाँ पर 88-89 लाख मान के चलिए कि प्रोसेसिंग वगैरह में सब में यहाँ पर 90 लाख रुपए लगेंगे। तो क्या यहाँ पर किसी एक कंपनी को 90 लाख रुपए में किसी दूसरे देश से सामान या जो एम्प्लॉय है उसको मंगाना अफोर्ड रखेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। वो तो यहाँ पर चाहेगा कि भाई क्यों मंगाऊँ मैं यहाँ पर किसी दूसरे देश से, अपने देश में यहाँ पर जो है ना देख लेता हूँ कि अपने देश में क्या क्या टैलेंट है। तो वो इतना पैसा खर्च करेगा नहीं। और इससे क्या होगा कि जो नौकरी यहाँ पर इंडियंस को मिलने वाली थी वो नौकरी अब यहाँ पर अमेरिकियों को मिलेगी। तो यहाँ पर उन्होंने तो अमेरिका ने तो है ऐसी चाल चल दी है कि अपने देश को नौकरी पर रखा। अब देखिए यहाँ पर जो है ना जो देश होते हैं वो अपने ही देश के नागरिकों का भला चाहते हैं। वही वो डोनाल्ड ट्रंप है, वो इंडिया का तो राष्ट्रपति है नहीं, वो अल्टीमेटली अमेरिका का राष्ट्रपति है और अमेरिका की जनता के बारे में ही सोचेगा। वो इंडिया के बारे में क्यों सोचेगा? इंडिया के लोगों ने थोड़ी ना चुना उसको, चुना तो अमेरिका के लोगों ने है। तो वो भाई वहाँ पर अपने काम करेगा और उसका यहाँ पर ये हक भी बनता है कि अमेरिका के लोगों के लिए काम करे। लेकिन इससे यहाँ पर इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई है। अब इंडियंस जो पहले सोच रहे थे कि अब वहाँ पर जाएँ, तो अब यहाँ पर उनका जो सपना है वो टूटता दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, एक बात तो है कि जो पहले से ही H1B वीज़ा पर अमेरिका में है तो वो तो वहीं रहेंगे। लेकिन जो नए H1B वीज़ा इशू किए जाएंगे तो वो जो वीज़ा इशू होगा उस पर $1,00,000 का जो फ़ीस है वो वन टाइम लगेगी। तो भाई देखने वाली बात होगी कि ये जो फ़ीस है वो क्या यहाँ पर जो है ना किसी कंपनी को जस्टिफाई करती है किसी विदेशी नागरिक को नौकरी देने में। तो भाई यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होने वाला है और इंडियंस को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर एक और तरीका है जिससे यहाँ पर जो इंडियंस है जिनके पास हाई स्किल्स है किसी एक मसले में, तो वो यहाँ पर एक दूसरे वीज़ा के प्रोग्राम के ज़रिए वहाँ पर जा सकता है। और वो है यहाँ पर 0-1 वीज़ा, जिसको आइंस्टाइन वीज़ा भी कहा जाता है। उसके दम पर अमेरिका में प्रवेश कर सकता है और उसको वहाँ पर काफ़ी अच्छी नौकरी भी मिल सकती है। कैसा है ये 0-1 आइंस्टाइन वीज़ा और कैसे यहाँ पर इंडियंस को हेल्प करेगा और किस तरह से ये जो H1B वीज़ा है उससे यहाँ पर ये डिफरेंट है, सब बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप बताइए यहाँ पर क्या आपके आसपास भी कोई अमेरिका जाना चाहता था H1B वीज़ा के ज़रिए लेकिन उसका सपना टूट गया है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो H1B तो वीज़ा अब तो इंडियंस के लिए अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है मतलब कि उस सेंस में नहीं है जैसे पहले था। अब क्योंकि फ़ीस देनी पड़ेगी और फ़ीस भी यहाँ पर कोई छोटी मोटी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा फ़ीस है। तो मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पर इंडियंस की जो संख्या अमेरिका में वो कम हो जाएगी। जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी, जिस कंपनी को कि भाई हमें ये आदमी चाहिए ही चाहिए, तो वो हो सकता है कि वो पेमेंट कर दे क्योंकि उसके पास कंपनी के पास पैसे होंगे तो वो पेमेंट कर भी सकती है। लेकिन वो सिर्फ़ और सिर्फ कुछ चुनिंदा लोगों के लिए ही हो पाएगा। मेजॉरिटी जो लोग हैं जो वहाँ पर दूसरी नौकरी करने के लिए जाते थे उसके लिए तो कंपनी इतना पैसा खर्च नहीं करेगी। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो O-1 वीज़ा जिसको हम यहाँ पर क्लियरली आइंस्टाइन वीज़ा भी कहते हैं, वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी अच्छे तरीके से इंडियंस को मिल सकती है। लेकिन उसके लिए यहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट होना चाहिए। अब देखिए ये जो वीज़ा है 0-1 आइंस्टाइन वीज़ा, इसको US इमिग्रेशन एक्ट 1919 में ऐड किया गया था और बोला गया था कि ठीक है, जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है जैसे कि AI में एथलीट्स है वो, या किसी बिज़नेस में या फिर किसी प्रोफेशन में काफ़ी अच्छा
एक टैलेंट रखता है, इसके अलावा यहाँ पर उसके पब्लिशिंग हो या फिर जो है ना एकेडमिक्स में बहुत अच्छा हो, तो उन लोगों के लिए यहाँ पर इस वीज़ा प्रोग्राम के लिए लाया गया था। वो सिर्फ इंडियन के लिए नहीं है, बल्कि यहाँ पर किसी भी देश का आदमी यहाँ पर इसके अप्लाई कर सकता है, और जिसके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स होगी तो वो यहाँ पर इस वीज़ा के ज़रिए अमेरिका में एंट्री कर सकता है। और इसका फ़ायदा इंडियंस ने भी काफ़ी ज़्यादा उठाया, जैसे कि फ़िल्म मेकिंग यहाँ पर जो है ना एक काफ़ी अच्छा एक प्रोफेशन है, तो वहाँ पर वो जाए। और इसके अलावा कंटेंट क्रिएटर्स यहाँ पर, और इसके अलावा यहाँ पर जो एकेडमिक्स है या फिर जिनकी पब्लिशिंग हो चुकी है, मतलब कि बुक वगैरह यहाँ पर किया होगा उन्होंने पब्लिश, इसके अलावा यहाँ पर उनके रिसर्च पेपर्स जो है वो पब्लिश हुए होंगे, तो उसके ज़रिए यहाँ पर उसके काम के लिए यहाँ पर उनको अमेरिका का वीज़ा जो है ना आसानी के साथ मिल गया, और वो यहाँ पर मिला होगा 0-1 आइंस्टाइन वीज़ा जो है ना उनको मिला होगा, और उन्होंने यहाँ पर एंट्री कर ली होगी अमेरिका में। तो उनके लिए, इंडियंस के लिए ये वीज़ा भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, अभी भी यहाँ पर पॉपुलर है, और इसके ऊपर किसी भी तरह का कोई भी पैसा नहीं लगा हुआ है। यानी कि यहाँ पर इसकी जो नॉमिनल फ़ीस होती है वही फ़ीस होगी, और उसके बाद आप यहाँ पर वीज़ा हासिल हो जाएगा और एंट्री यहाँ पर कर सकते हो। इसमें यहाँ पर कोई ज़्यादा जो है चिकम, मतलब कि इसमें कोई ज़्यादा स्क्रूटनी भी नहीं की जाती है। आपका यहाँ पर एकेडमिक रिकॉर्ड देखा जाता है, आपके पास क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। अगर आप यहाँ पर जो है ना पास हो गए तो आपको यहाँ पर जो है वीज़ा मिल जाएगा, और आपकी काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ भी मिल जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये आता है कि कौन कौन इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकता है। तो देखिए, साइंटिस्ट जिसके पास यहाँ पर एक पेटेंट हो वो यहाँ पर इसके लिए अप्लाई कर सकता है, या फिर कोई उन्होंने मेजर रिसर्च की हो। इसके अलावा जो ओलंपिक के जो एथलीट है, या फिर किसी वर्ल्ड टाइटल होल्डर है, जैसे कि वर्ल्ड कप वगैरह जीत रखा हो तो उसकी टीम का हिस्सा हो, तो वो वहाँ पर एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वो भी एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट के रूप में यहाँ पर जो है ना माना जाता है। इसके अलावा जो म्यूजिशियन है या फिर कोई सा भी आर्टिस्ट है जिसको एक प्रेस्टिजियस अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया हो, तो वो भी यहाँ पर जो है ना एलिजिबल है इस आइंस्टाइन वीज़ा के लिए। जैसे कि ग्रैमी अवार्ड है म्यूज़िक के लिए, बहुत ही अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रेस्टिजियस अवार्ड म्यूज़िक के लिए माना जाता है, तो वो ग्रैमी अवार्ड है। और इसके अलावा एक्टिंग के लिए कोई सबसे बड़ा अवार्ड है तो वो है ऑस्कर। तो अगर ऑस्कर में भी यहाँ पर नॉमिनेट हो गए या ग्रैमी में भी नॉमिनेट हो गए तो आपको ये जो वीज़ा है वो मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर जो बिज़नेस एग्जीक्यूटिव है, जो जिन्होंने अपने सेक्टर में बहुत ही तगड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन किया है, तो वो यहाँ पर जो है ना एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टाटा के जो मैनेजिंग डायरेक्टर है, जो भी यहाँ पर जो है वो यहाँ पर आसानी के साथ जा सकते हैं, या फिर जो अमूल के जो जनरल मैनेजर है वो जा सकते हैं। तो जो बड़े बड़े जो लोग हैं जिन्होंने अपने सेक्टर में काफ़ी अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है वो यहाँ पर जा सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रोफेशनल पब्लिकेशन और मीडिया में जिन्होंने अच्छा काम किया है, जैसे कि यहाँ पर कई सारे जो एंकर्स हैं, उनको भी यहाँ पर आइंस्टाइन वीज़ा के ज़रिए एंट्री मिल सकती है। और इसमें यहाँ पर किसी तरह की कोई भी लॉटरी नहीं है। जैसे कि आपको पता है कि H1B वीज़ा है, अप्लाई करने वाले कितने होते हैं भाई, 3-4 लाख होते हैं, 5 लाख होते हैं, लेकिन सभी को वीज़ा थोड़ी ना मिल जाता है। वो तो लॉटरी बेस्ड सिस्टम है ना, कि भाई जिसको यहाँ पर जो है ना लॉटरी में जिसका नंबर आ गया तो उसके लिए यहाँ पर H1B वीज़ा जो है ना क्या होगा, अप्रूव हो जाएगा, और बाकी के जो है ना उनको अगले साल मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो ये आइंस्टाइन वीज़ा है इसमें किसी भी तरह की कोई भी लॉटरी का हिसाब नहीं है, इसमें तो नंबर का भी हिसाब नहीं है। अगर एक साल में यहाँ पर अगर 1 लाख लोगों को इतनी अचीवमेंट हासिल हुई है तो 1 लाख लोग भी जा सकते हैं। अगर 1000 भी अचीवमेंट हासिल हुई है तो 1000 भी जा सकते हैं। तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी लॉटरी का सिस्टम नहीं है, जितने लोग जाना चाहे उतने जा सकते हैं, लेकिन उनके पास इस सेक्टर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो अचीवमेंट है वो होनी चाहिए। तो ये सब सिस्टम है, और अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर ऐसे में जा सकते हो। और अब बात करते हैं यहाँ पर ड्यूरेशन की, कि भाई कितने साल के लिए ये जो वीज़ा है वो अप्लाई होता है। तो देखिए, जो इस वीज़ा के ज़रिए एंट्री मारते हैं USA में, तो भाई वो परमानेंट सिटीज़न थोड़ी ना हो जाते हैं। उनको यहाँ पर किसी एक ख़ास पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए यहाँ पर वीज़ा मिलता है। तो वो जो स्पेसिफाइड पीरियड है वो है 3 साल का। आप यहाँ पर अमेरिका में 3 साल के लिए विज़िट कर सकते हो। और इसके अलावा यहाँ पर अगर आपकी ज़रूरत ज़्यादा हुई किसी कंपनी में, तो उसके लिए 1 साल तक इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। यानी कि हद से हद यहाँ पर 4 साल तक आप यहाँ पर जो है अमेरिका में रह सकते हो इस वीज़ा के ज़रिए। और इसकी जो कॉस्ट है ना, $10,000 से लेकर $30,000 तक, यानी कि यहाँ पर मोटा मोटी कहें तो लगभग 25 लाख रुपए तक है। जो 90 लाख रुपए जो H1B वीज़ा है उससे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कम है, क्योंकि $10,000 तक भी यहाँ पर जो है ना सिस्टम, मतलब कि आपको वीज़ा मिल जाएगी कि भाई यहाँ पर इस सेक्टर में जाना है तो इसके लिए 10,000 है, ठीक है, आपको यहाँ पर $10,000 चुकाने पड़ेंगे। $10,000 कितने होते हैं भाई, लगभग हो जाते हैं
8-9 लाख रुपए। तो 8-9 लाख रुपए आप देकर इस वीज़ा के ज़रिए आप यहाँ पर अमेरिका में एंट्री कर सकते हो। लेकिन इसमें एक ख़ास बात ये है कि आपके पास एक स्पॉन्सर ज़रूर होना चाहिए, यानी कि आप यहाँ पर इंडिविजुअली तरीके से आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर या तो किसी कंपनी ने आपको स्पॉन्सरशिप की कि भाई हमारे काम से आ रहा है अमेरिका में तो इसको वीज़ा इशू कर दो, या फिर किसी कंपनी को छोड़िए किसी यूनिवर्सिटी ने यहाँ पर जो है ना बोल दिया होगा भाई यह हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाएगा, इसका एकेडमिक जो रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा है तो आप इसको वीज़ा दे दो। तो इस तरह से कोई ना कोई एक स्पॉन्सर तो होना ही चाहिए, तभी आप यहाँ पर इस वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मसला सारा यहाँ पर ये आ जाता है इस वीज़ा के ऊपर कि आपके पास किसी न किसी तरह की कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट हो। अब देखिए यहाँ पर किसी एक सेक्टर में टैलेंट के बेसिस पर तो H1B वीज़ा मिलता है और ये कम कॉस्टली पहले होता था, लेकिन अब यहाँ पर इसकी कीमत ज़्यादा बढ़ गई है और लोग भी यहाँ पर H1B वीज़ा में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड थे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि जो H1B वीज़ा के ज़रिए अमेरिका में एंट्री करते हैं वो कई कई साल तक यहाँ पर अमेरिका में रहते हैं और फिर उसके बाद उनको ग्रीन कार्ड मिल जाता है और ग्रीन कार्ड के बाद उनको अमेरिका की सिटीज़नशिप मिल जाती है। लेकिन ऐसा मामला जो आइंस्टाइन वीज़ा है उसमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो लोग यहाँ पर आइंस्टाइन वीज़ा में कम अप्लाई करते थे और उनके लिए तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो स्किल्स है या फिर स्किल सेट क्राइटेरिया है वो यहाँ पर काफ़ी तगड़ा था, तो उस क्राइटेरिया में फिट बैठते नहीं थे पहले। तो अब यहाँ पर अगर आपको आइंस्टाइन वीज़ा के ज़रिए अमेरिका में एंट्री करनी है तो आपको यहाँ पर क्राइटेरिया मीट करना होगा और वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। H1B में क्या था कि इतना ज़्यादा क्राइटेरिया नहीं था तो लोग यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अप्लाई करते थे, लेकिन अब यहाँ पर वो तो रास्ता बंद हो चुका है, बंद नहीं मतलब कि टाइट हो चुका है। लेकिन जो आइंस्टाइन वीज़ा है उसका रास्ता खुला है, लेकिन उसके लिए तो आपको यहाँ पर क्राइटेरिया पूरा करना होगा। और मुझे नहीं लगता कि जो H1B वीज़ा पहले अप्लाई करने वाले थे उनके सभी लोगों के पास ऐसा क्राइटेरिया होगा जो आइंस्टाइन वीज़ा के ज़रिए यहाँ पर एंट्री कर ले अमेरिका में। तो अब देखने वाली बात होगी कि अब यहाँ पर जो H1B वीज़ा पर जाने वाले सोच रहे थे लोग वो अब यहाँ पर अमेरिका छोड़कर कौन से दूसरे देश जाते हैं। मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर UK वगैरह या यूरोप वगैरह जा सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया का भी रुख कर सकते हैं या फिर दुबई वगैरह का भी रुख कर सकते हैं, क्योंकि इंडियंस जो है दुबई काफ़ी ज़्यादा जाते हैं और इंडियंस की जो संख्या है दुबई में सबसे ज़्यादा विदेशियों की संख्या सिर्फ इंडियन की है दुबई में। तो देखने वाली बात होगी कि जो लोग पहले H1B वीज़ा के दम पर विदेश में बसना चाहते थे क्या वहाँ पर वो दूसरे देश में जाएंगे या फिर कुछ और दूसरा जुगाड़ निकालेंगे, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया लाइक जरूर कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।